के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस मेगा वेबिनार सीरीज एपिसोड 8 में। ग्रो एमएसएमई का एक सिंपल बिलीफ है, नॉलेज जब सिंप्लीफाई होती है तब ग्रोथ पॉसिबल होती है, राइट? जितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं प्लीज। आज का टॉपिक एग्री फाइनेंस इसी थॉट को आगे बढ़ाता है और आप जानेंगे इसके बारे में कि किस तरह से हम लोग इसमें सफल हो सकते हैं और समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर टुडे सिर्फ फार्मिंग तक लिमिटेड नहीं है। आज एग्रीकल्चर का मतलब है कैश फ्लो, स्केलेबिलिटी, वैल्यू एडिशन, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप में से जितने भी पार्टिसिपेंट्स प्लीज मेरी बात से सहमत हो तो मेरे को रिएक्शन बॉक्स में रिएक्शन के थ्रू या चैट बॉक्स के थ्रू अपना कंफर्मेशन देते रहिए प्लीज। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारे फार्मर्स और एग्री एंटरप्रेन्योर्स के पास लैंड होने के बावजूद स्ट्रक्चर फाइनेंस एक्सेस करने का डिफिकल्ट होता है। इस गैप को एड्रेस करने के लिए आज एक वेबिनार रखा हुआ है। फ्रेंड्स, आज के वेबिनार का स्पीकर्स डोमेन एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा मिस्टर अशोक जागो, फाउंडर ग्रो एमएसएमई, एक विजनरी लीडर जो एमएसएमई और एग्री एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस, इकोसिस्टम और ग्रोथ माइंडसेट से कनेक्ट कर रहे हैं। He has a rich experience in the agri finance, bank and NBFC processes and ground level executions. फिर हम बात करते हैं हमारे को-फाउंडर, ग्रो एमएसएमई के को-फाउंडर, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आज हमारे साथ शेयर करेंगे व्हाई ग्रो एमएसएमई, इट्स मिशन, बेनिफिट्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। और मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर एल के पांडे जी को। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर भी जुड़े हुए हैं, मिस्टर एल के पांडे। Mr. L.K. Pandey, Director of Ananya Private Limited, who brings real-life agri-business experience from the seed industry and has practically seen how agri-finance support business growth, working capital and expansions. कैसे हो अगर हम सेशन की शुरुआत उन्हीं से करें और उनके लाइव टेस्टिमोनियल और केस स्टडी को सुने जो कि बेस्ड है ऑन हिज रियल एक्सपीरियंस, क्योंकि फ्रेंड्स थ्योरी के साथ साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुनना भी बहुत जरूरी होता है। होप यू एग्री विद मी। Let us know more about him. Dr. L.K. Pandey is an experienced agribusiness professional and seed industry expert with over 3 decades of diversified experience across seed research, hybrid seed production, quality management, supply chain, sales and marketing, and agribusiness consulting. Dr. Pandey holds a unique combination of scientific and business qualification from Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, PhD in botany, MSc in botany, MBA, National Eligibility Test qualification from University Grant Commission 1984. He played a key leadership role in guiding Ananya Seeds Private Limited. Dr. Pandey combines deep technical knowledge in seed breeding and development with strategic business experience, enabling the company to grow its product portfolio and market presence. He also contributes to the agribusiness ecosystem through mentoring, training and consulting for emerging venture in the food and agriculture sectors. इसलिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर पांडे to share how agri finance helped in the practical business situations, land bank funding, the actual impact on the operations, key learning for farmers and agri entrepreneurs. This will be a real case based insights, not just a concept. Now, Dr. Pandey, stage is yours. Thank you, CA Mr. Agrawal. I hope I'm loud and clear. Okay, so I will try to use my local language, the language we speak in business. Okay, so सर ने एक काफी लंबा इंट्रोडक्शन मेरा दिया है और मैंने 1990 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री किया. So 25 years I was doing job and मेरा लास्ट पोजीशन था नेशनल हेड ऑफ कंपनी, नेशनल बिजनेस मार्केटिंग, राइट. सो उसी टाइम नहीं, मुझे लगता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में ही ज्वाइन किया था कंपनी तो मुझे लगने लगा था कि मुझे एक दिन अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहिए. और उसका रीजन ये था कि मुझे लगता था कि मैं
जो जिस शेप में बिजनेस करना चाहता हूँ, जिस तरह से करना चाहता हूँ, वो शायद कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये इसमें टाइम लग गया। आई थिंक अपने फैमिली लाइबिलिटीज और बहुत सारे चीजें रहती है जिसकी वजह से थोड़ा डिले होता गया। सो मैं काफी लेटर स्टेज पे एंटरप्रेन्योरशिप में एंट्री किया। इवन इतने 25 इयर्स के करियर के बावजूद जिस दिन मैंने एंट्री किया एज ए एंटरप्रेन्योर, मुझे लगा कि हम लोग को बहुत कुछ नहीं आता है। ऑफ कोर्स मेरा फाइनेंस वाज इट वाज नॉट माय प्रैक्टिस आल्सो। सो सो हम लोग इस तरह से काम, सो हमने जब स्टार्टिंग किया तो बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ी। और मुझे लगता है कि आज भी मैं बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट प्रोफाइल्स में जो लोग हैं, वो लोग भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जब वो बातें करते हैं तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि उनको एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन का एरिया मालूम है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो फ्रेम है उसमें आई थिंक ऑलराउंड वर्क और नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ये सब की जरूरत है। एक विजडम जरूर मेरे पास थोड़ा लेट में आया, बट मुझे समझ में आया कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका हेल्प लेना बहुत जरूरी है और दे कैन डू बेटर जॉब। जो हमारा टाइम स्पॉइल होता है एक टेक्नोलॉजी पर्सन होने की वजह से, सो मुझे लगा फाइनेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो इस चीज का हमने मुझे मतलब आई वाज ब्लेस्ड काइंड ऑफ थिंग। तो सर्टेनली जो है हमें उसका सपोर्ट मिला। एंड मैं नाम भी लेना चाहूंगा, एचके गुप्ता साहब हमारे सीए हैं, तो इन्होंने एक तरह से एज ए मेंटर, एज ए गाइड, और एटलीस्ट इन्होंने कम से कम ये हमें समझा दिया कि भाई क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो जो हम लोग एक जो ज्यादा कई बार इमोशनल डिसीजंस होते थे, पैशन फील्ड डिसीजन होते थे, उन सब चीजों को हमने अवॉइड किया। सो धीरे धीरे मैं भी एक नंबर पर्सन हो गया। तो जो जो नंबर्स की बात होती है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, वो शायद हमने बहुत सारे रेशियोज, नंबर्स, ये सब चीजें धीरे धीरे हमने जो हमारे ऐसे मेंटर्स रहे इनको सीखा। तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेंटर बोलते हैं और मेरा यूज भी करते हैं, बट मुझे पता है कि मेरी अपनी भी लिमिटेशंस हैं। सो आई कैन सजेस्ट, आई कैन प्लान, आई कैन हेल्प बिजनेस डेवलपमेंट में, मार्केटिंग में, किस तरह के प्रोडक्ट आगे चलेंगे, इन सब चीजों में हम क्या कर सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम ना अपने ऊपर लगाते हुए मैं इमीडिएट इस पे आता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह का सिनेरियो है और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। सो बहुत सिंपल चीज है कि एग्रीकल्चर में हमारे सामने एक किसान का एक पिक्चर आता है, लेकिन मैं बता दूं किसान सिर्फ फूड जैसे आइटम प्रोड्यूस करता है, बाकी सभी चीजों का वो कंज्यूमर ही है। तो जो चीजें हमें जरूरत पड़ती है वो उसको भी जरूरत पड़ती है, लेकिन फूड प्रोड्यूस करने के लिए उसको किन सब चीजों की जरूरत पड़ती है आज वो इंडस्ट्री का शेप में है। तो एक किसान क्या चीज देख रहा होता है, उसको क्या जरूरत है, तो जरूरत उसको है सीड की, मतलब हम लोग बोलते हैं एग्री इनपुट। सो एग्री इनपुट इज ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मशीनरी, और इवन मैन पावर एंड लैंड। बाकी जो चीजें हैं जैसे सीड प्रोडक्शन, सॉरी क्रॉप प्रोडक्शन के बाद के टाइम में क्या जरूरत है, लैंड को प्रिपरेशन के एक मशीनरी है, उसकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, इन ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है क्रॉप के दौरान, एंड देन हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ये सभी चीजों सेक्टर्स में इंडस्ट्री का रोल है एंड एंटरप्रेन्योरशिप का रोल है। उसके बाद शुरू होता है जो हम लोग बोलते हैं ना फूड वैल्यू चेन, या जो जो प्रोड्यूस का है उसका वैल्यू चेन क्या है। सो हम लोग जो है ये भी देखते हैं कि किस तरह से फार्मर ने पैडल प्रोड्यूस तो कर दिया,
बट उसको क्या मशीनरी चाहिए, किस तरह का मार्केट लिंकेज चाहिए, और मार्केट में बेस्ट प्राइस उसको रियलाइज हो, उसके लिए उसको क्या क्या चीज करना होता है। सो आपका एक तरह से आ गया कि एक तो आपने प्रोडक्शन किया, दूसरे इनपुट के लिए उसने एफर्ट लगाया। अब जो आउटपुट आया हुआ है, जो प्रोड्यूस आया है, उस प्रोड्यूस को किस तरह से वो मार्केटिंग करे, सो दैट उसको एक प्लस एक्स प्लस मनी उसको रियलाइज हो। सो हम लोग जब जो जितने इंटरप्रेन्योर आपको एग्रीकल्चर में दिखेंगे, सो अगर आप बोलते हैं एग्री इनपुट, एक ग्रुप बना लीजिए, पैकेज बना लीजिए कि भाई ये सीड वाले लोग हैं, ये आपका मशीनरी, स्मॉल फार्म मशीनरी बना रहे हैं, ट्रैक्टर इंडस्ट्री से लोग हैं। सो देखिए डिफरेंट स्केल के लोग हैं यहाँ पर। आपको एक बहुत छोटे अमाउंट का बिजनेस करने वाले से लेके एक काफी बड़े लार्ज स्केल की इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। सो हम लोग जो जब भी ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट इनकी क्या है, सो ये रिक्वायरमेंट जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, ये हमारे बैंक बैंक के जिस तरह की सर्विसेज हैं, जिस तरह से नॉन बैंकिंग ऑपरेशन एनबीएफसीज हैं, और लोकल मेरी जो रिक्वायरमेंट है मिलती है, वो किसानों मतलब किसान हो या जो इंटरप्रेन्योर हो, उन लोगों को इस तरह की जरूरत पड़ती है और मुहैया कराते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या आता है कि एग्रीकल्चर में सीजनलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सी हम लोग कई बार बोलते हैं कि भाई आपका पर मंथ क्या चर्निंग है, पर मंथ कितने क्या टर्नओवर है। तो इनफैक्ट कई बार क्या होता है, साल भर का पूरा बिजनेस साल के 3 महीने में ही हो जाता है, या 2-2 महीने करके 2 बार या 3 बार में होता है। जैसे मैं एक सीड कंपनी रन करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेरा 70% का सेल 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बाकी वाले सेल होते हैं। सो जब बैंक से जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो हम लोग उसमें जब हम उनको समझाते हैं, तो वो एक रन रेट और ऐसी चीजें जब लेके बैठते हैं, तो उनको डिटेल हमें देना है कि भाई ये सीजन होता है, ये पीक सीजन है, ये लो सीजन है, और ये इस तरह के सेल का, कई बार सेल का टाइम अलग है, रिकवरी का टाइम बिल्कुल अलग है। दूसरी चीज है कि कभी एक क्रॉप या एक एक्टिविटी का जो रिजल्ट आ रहा है फार्मर के यहाँ, हार्वेस्टिंग हो रहा है, फिर वो पेमेंट दूसरे क्रॉप के लिए हो रहा है। सो अपने अपने को भी देखना है कि कई बार इंटरलिंकेजेस भी है, और स्प्रेड इस तरह से है कि वो स्क्यूड भी है, रिक्वायरमेंट भी स्क्यूड होगी, और उसको जो हम लोग को डिलीवरेबल्स देना है और जो हमारे को तैयारी करना है, वो अलग होगा। अभी रिसेंटली किसी ने कोई डिवाइस बनाई फार्मर के लिए, तो वो मेरे पास आए, कहते सर इसको ये डिवाइस है, तो ये अर्बन के लिए भी है और फार्मर के लिए भी है, लेकिन हम करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा क्या है, बोले ये धुंध में, फॉग में, ये ट्रक को, कार को, सबको मतलब सेव करेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, एंटी डैशिंग है। सो मैंने कहा जब उनको फॉग चालू हो गया, तो उनको लगा साहब अब सीजन आ गया। सो मैंने कहा दिल्ली में है, आप जाइए देखिए, अभी विंटर, अभी पीक नहीं आया है, लेकिन हाफ सीजन सेल चालू हो गया होगा। सो हम लोगों को ये देखना है कि भाई रिक्वायरमेंट एक्चुअली, कई बार हम सोचते हैं जब सीजन आएगा तब जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम अगर सीड हमें सेल करना है मार्केट में, तो हमको 1 महीने पहले प्लेसमेंट कर देना होता है, 2 महीने 1.5 महीने पहले प्लेसमेंट कर देना होता है, क्योंकि वो रियल सेल जो 1 महीने 1.5 महीने बाद चालू होती है, एंड दैट इज अगेन लिंक्ड विद मानसून, या लिंक्ड विद टेम्परेचर इन द फील्ड। सो ये चीजों की जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग को कई बार जब हम बैंकर के पास जाते हैं, तो हमें समझाने में कई बार टाइम लग जाता है। और दूसरा है कि भाई हम लोग जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, आपके मैन पावर की भी अलग टाइप की रिक्वायरमेंट है, कि जो आपका मार्केटिंग भी समझ सके, साइंस भी समझे, टेक्नोलॉजी भी समझे। सो हम लोग क्या बोलते हैं अपने इस सेक्टर में, टेक्नो कॉमर्शियल मैनेजर्स, अपने सारे मैनेजर्स को या सारे ऑफिसर्स को हम लोग टेक्नो कॉमर्शियल मैनेजर, क्योंकि उनको साइंस का भी पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए, और फार्मर जो कि एंड कंज्यूमर है हमारे पूरे एग्री सेक्टर का, तो ये समझिए कि वो कोई भी ऑफिसर जाता है, तो उसके नजर में भाई आपको सब मालूम है,
तो आपसे सब जानना चाह रहेगा। वो आप अपने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी समझना चाहेगा, वो आपसे क्रॉप के बारे में समझना चाहेगा, पानी अगर सही नहीं है, हार्ड वाटर है या सलाइन है, उसका सोल्यूशन भी आपसे चाहेगा। भले आप सीड बेचने जा रहे हो या ट्रैक्टर बेचने जा रहे हो। और तो और कई बार उसको लगता है कि भाई आप हमारी डॉक्टरी भी कर सकते हो, दवा भी दे सकते हो। तो किसान जहां पे बैठा है, उसकी एक्सेस टू वेरियस फैसिलिटीज इतनी नहीं होती है। तो मुझे क्या लगता है कि इस तरह के जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, कि जहां पर हम लोग डिवाइड कर रखे भाई, एक फार्मर की क्या रिक्वायरमेंट है, फार्मर की रिक्वायरमेंट है एग्री इनपुट, फिर उसको फार्म एडवाइजरी, फिर फाइनेंसेस, और उसको मार्केट लिंकेजेस। सो इन सब चीजों में हर जगह कंपनीज हैं, हर जगह नए एग्रीटेक के रूप में, फिनटेक के रूप में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये सब मिलके जो हम लोग आजकल विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो हम लोग जहां भी चर्चा करते हैं तो हमें कहते हैं कि इन सब की तैयारी कैसी है आने वाले टाइम के लिए। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि आज ये सब्जेक्ट हमारा फाइनेंस के ऊपर है, एग्री फाइनेंस के ऊपर है। तो मुझे क्या लगता है कि हमारी भी क्या तैयारी है कि किस तरह से हम लोग रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। आज किसान गांव में हम जाते हैं तो वहां पर भी उबर की चर्चा होती है, ओला की चर्चा होती है। अब हम लोग कई बार सिमुलेशन में बोलते हैं उबराइजेशन। सो फार्मिंग मशीनरी का उबराइजेशन कैसे हो, ट्रैक्टर्स को कैसे, मतलब वो भी एक कंपनी बन रही है, इंडस्ट्री बन रही है, कि जहां हम लोग बोलते हैं कस्टम हायरिंग सोल्यूशन, यानी हर फार्मर अपने ट्रैक्टर को लीज पे दे सके। उसी तरह से फाइनेंस में भी आप फिनटेक के का रोल आप देख रहे हैं। लोग बोलते हैं भाई पेटीएम जैसा सिनेरियो कब होगा, अब वो लगभग गांव में भी उसी तरह से हो रहा है। तो तो जो प्रोग्रेस हो रही है, मुझे लग रहा है कि हम लोग एक मतलब एक अच्छे लेवल का इंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डेवलप हो रहा है, अच्छे लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन का कल्चर डेवलप हो रहा है। और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और इसमें की रोल हमारे जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो हम आप इनेबलर्स के रूप में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है आपका रोल काफी काफी बड़ा है। और ज्यादा चीज मैं नहीं बोल पाता हूँ। बट यह है कि जब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम सब मिल बैठ के रिजॉल्व करते हैं। बट एग्री सेक्टर में भी जितने भी कोर एरिया है आपके, इवन हमारा मेरी अपनी कंपनी भी एक्सपोर्ट में भी है, हम बाहर के इंपोर्ट भी करते हैं और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो यहाँ पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत है, आपके फॉरेक्स की जो जरूरत है, और जो कंप्लीट मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो प्रोसीजर लगभग एक जैसा ही है। तो उसी तरह से फिर मार्केटिंग के वही ब्रांडिंग, वही आपके मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और अब कंपनियां फंक्शनल बेसिस पे डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप पैदा हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, एंड दे आर सपोर्टिंग, एंड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। और मुझे लगता है देयर इज ए ह्यूज पॉपुलेशन, देयर इज ए ह्यूज कस्टमर बेस, जहां पर मुझे लगता है ऐसी चीजों की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी भी जो एक्सेस एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू लोन्स, इन सब चीजों पे काफी काम करने की जरूरत है। साथ के साथ हमने सबने ये महसूस किया कि जिस तरह के अभी भी वही 40 साल पहले वाले डॉक्यूमेंटेशन की स्ट्रेटजी रहती है बैंकर्स की, अभी भी वही है। उनको उतने डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी क्यों नहीं एक क्लिक के ऊपर से हमारे सारा डाटा वो रिट्रीव कर ले। बट स्टिल दे वांट वो कंप्लीट एक फाइल बना के उनको सबमिट करिए, वो फाइल रन करेगी। तो जो जो अप्रोच है, वो अप्रोच भी अब आई थिंक वो डिजिटल होना चाहिए। वो डिजिटलाइजेशन का जो है फायदा फार्मर और फार्मिंग सेक्टर को भी मिलना चाहिए, जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स है उनको मिलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आई ट्राई टू सेट द बॉल मूविंग। और थैंक यू सुनील साहब, अशोक साहब, एचके गुप्ता जी, for giving me this opportunity. And I am here. Any point you want, I can add later. Thank you so much. So in fact, we would say thank you to you, sir. आपने इतने सरल शब्दों में इतना बड़ा टॉपिक कवर किया और हम लोगों को काफी सारे इंसाइट्स दिए, जो कि मुझे लगता है कि काफी हेल्पफुल रहेंगे हम लोगों के लिए। नाउ आई ओपन द फोरम फॉर द क्वेश्चन आंसर। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, कोई क्लैरिफिकेशन है,
तो पांडे सर हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई टेक अप, अदरवाइज मैं तो पूछूंगा इसे 2 क्वेश्चन। एनीबॉडी प्लीज। चलिए सर मैंने कुछ समझने की कोशिश की थी, हालांकि मुझे लगता है आपने कवर भी कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको रिफ्रेश कर समझ लीजिए, रिवाइव करने के लिए 2 क्वेश्चंस मेरे पास हैं। एक तो ये सर, आपके एक्सपीरियंस में एग्री फाइनेंस ने बिजनेस ग्रोथ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या डाला है सर? फाइनेंस तो मुझे लगता है कि दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट। जब भी आप इसके देखिए, आज के टाइम में कोई भी चीज, कोई भी कंपनी स्टार्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के नजर में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक स्टार्ट कर देना ही सब कुछ है, क्योंकि आगे जो रियल प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम का सलूशन अभी भी काफी दूर रहता है। तो मुझे लगता है ये जो फाइनेंस के है, जो जैसे ही आपका प्रोडक्ट समझिए कि चलने के लायक होता है, वॉल्यूम बिल्डिंग का एक्सरसाइज शुरू होता है, स्केलिंग का एक्सरसाइज शुरू होता है, जहां पर आप थोड़ा बड़े ऑर्डर की एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो इमीडिएट आई मीन यू नीड, क्योंकि बाय दिस टाइम आपका जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो स्टार्टअप है, उसका समझिए कि उसकी सीड मनी सब जा चुकी होती है। सो स्केल अप के टाइम में बिजनेस कैन नॉट बी डन। अब ये देखिए कि वो फिर करता क्या है वो। तो देखिए, हमने अपनी लाइफ में भी देखा है कि हमने सब कुछ ट्राई किया, यानी हमने आढ़तियों से भी पैसे लिए होंगे, हमने 4% रेट पे भी पैसे लिए हैं, 4% महीने एनबीएफसी से लिए, हमने नेशनलाइज बैंक से भी लिए, ठीक है, और हमने एक तरह से क्लाउड फंडिंग भी कराई। तो ये जितने भी फंडा है, वो सारी चीजें, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि फाइनेंस फाइनेंस इंजीनियरिंग करते रहे। सो आई थिंक, और सबका अपना अपना रोल है अपने अपने टाइम में, बट ये है कि सर्टेनली इसमें लॉसेस बहुत हैं। कई साल तो ऐसा लगता है एंटरप्रेन्योर को कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों को कमा के पैसे दे रहा है। ये एक जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि अभी तो हम लोग हमाली कर रहे हैं, और अभी हम लोग दूसरों को, बैंक के लिए हम कमा रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए, जीएसटी के लिए, टैक्सेशन के लिए, सब कुछ जा रहा है। मेरे हिस्से में शायद पिंच ऑफ साल्ट जैसा कुछ आ रहा होगा। तो ये सिचुएशन मैंने खुद की भी देखी, और दूसरे अपने सराउंडिंग में जो लोग रहे उन्होंने भी कई कई साल इसी में गुजारते हैं, until something, I mean, some magic happens. So there is a question from the name like Yamuna Real Estate. Sir, please raise. You have raised the hand. Hello, good evening, everyone. This is Atul Chaudhary from Yamuna Real Estate Private Limited. Yes, please, बोलिए. Yeah, जी, Am I audible? Yes, please, बोलिए. Thank you so much, Ashok ji, to inviting me to join this great meeting. And the question I just want to ask is, like, what sort of schemes, if we know that financially available for the farmers and farmer entrepreneurs we have, so that as in a political activist, also I can say real estate consultant, I can motivate guys and can take this into the rural areas. So I just want to understand if you can just give me some brief that kind of schemes we have, or what kind of financial planning we have in terms of loans, providing loans to them, and in terms of a startup or something, like whatever it is. So if you just give me the brief. Ashok ji, I think you will cover this session. Yes. We can cover this all the things in this session. Yeah. So please go ahead, and Sunil ji. After that, we'll consider all the session, all the things in this session. एक छोटा सा प्रश्न मेरा है पांडे जी से, हेलो जी सर, प्लीज. एक प्रश्न है पांडे जी, अगर हम भारत, यूएस और चाइना, हम बार बार एक ही चीज कहते हैं ना कि हम बहुत बड़े हो गए, हमारा जीडीपी बहुत बड़ा हो,
Sir, please unmute. म्यूट म्यूट। हाँ, तो अभी हम ये कहते हैं कि अब हम बहुत जल्दी तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। तो मैं डेटा को एनालाइज कर रहा था क्योंकि डेटा मेरा पसंदीदा फूड है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का पर एकड़ यील्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर कोई $350 से $400 आता है पर एनम। यही अगर मैं चाइना की बात करूं तो ये करीबन $800 से $900 पर एनम आता है। और अगर हम यूएसए की बात करें तो ये पर एकड़ यील्ड उसका $1200 से $1500 पर एकड़ आता है। तो हम अभी बहुत ज्यादा नीचे हैं। तो ओवरऑल एक्चुअली ऐसा क्या किया जाए जिससे कि, क्योंकि ये पर एकड़ यील्ड जब तक नहीं बढ़ेगा ना तो एफिशिएंसी बढ़ेगी फार्मर की, ना उसकी इनकम बढ़ेगी, और वो ऐसे ही धक्के में खाता रहेगा। और दूसरा, हम जो बात करते रहते हैं ना कि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, तो जो 70% पॉपुलेशन मेरी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो अगर मैं एग्रीकल्चर को ग्रो नहीं करूंगा, एग्रीकल्चर को फ्लरिश नहीं करूंगा, तो मेरे मैक्सिमम लोग तो नीचे रहेंगे ही ना, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो इसी से कमा रहे हैं। तो इस पे कुछ प्रकाश डालिए कि ये जो हमारी जो पर एकड़ यील्ड इतनी कम है, इसकी वजह क्या है? हम तो कहते हैं कि हमारी धरती पे तो गंगा जमुना बहती है और हमारी उर्वरा धरती है, क्योंकि फार्मर का नाम आते ही वो गाना आता है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। तो वो एक्चुअल में है नहीं। वो हीरा मोती तो यूएस की और चाइना की लैंड निकाल रही है, मेरी तो वही ये थोथा जो भी है वही निकल रहा है। क्या कहेंगे सर इसमें? आपने पूरा जिंदगी फार्मर्स के साथ लगाई है, एग्रीकल्चर में लगाई है। म्यूट पे Sir, please unmute, sir. Pandit sir. हाँ, सो इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो सर ये है कि भाई हमारी कंट्री में क्या हो रहा है और हमारी बेंचमार्किंग क्या है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। सो सर्टेनली जब हम क्लोजली देखते हैं तो बहुत स्मॉल होल्डिंग्स है हमारे पास। फार्मर अभी भी मैक्सिमम फार्मर समझिए कि जिसको कहते हैं ना सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी अपने जीने खाने के लिए ही खेती कर पा रहा है, और वो भी बहुत मुश्किल से। इनपुट के लिए जैसे हम हमेशा उसको किसान को के बारे में बोलते हैं कि किसान हमेशा इसको क्या सोचता है कि भाई ये जो कमाई हो तो हम खर्चा करें, और कमाई हो नहीं रही तो हम खर्चा कैसे, इन्वेस्टमेंट कैसे करें। हमें कहते भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कमाई ही नहीं होगी। तो मतलब आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। उसके लिए बहुत सारी समस्याएं थी, तो धीरे धीरे कुछ चीजें रिजॉल्व भी हुई है, कुछ चीजें अभी भी नहीं हो पा रही हैं। एक तो यह है कि जो स्मॉल होल्डिंग्स है, अब स्मॉल होल्डिंग्स का हम लोगों ने कहा कि मैकेनाइजेशन नहीं हो पा रहा है, लेबर अवेलेबिलिटी नहीं है तो कॉस्टली है। तो उसके लिए हमने अभी चर्चा करी कि हमने कस्टम हायरिंग सोल्यूशन, यानी कि जगह जगह गवर्नमेंट भी बना रही है और हम लोग प्राइवेट स्तर पर भी इंटरप्रेन्योरशिप में प्रमोट कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल मशीनें हैं इनको एक जगह रख के और इन्हें रेंट पे अवेलेबल कराया जाए जो बहुत ही स्मॉल फार्मर्स हैं। एक दूसरे, जहां इतनी स्मॉल फार्मिंग है, स्मॉल लैंड है कि जहां पर वो खेती मतलब ट्रैक्टर मूव भी नहीं कर सकता है, तो या तो ट्रैक्टर इस्तेमाल आवे, और नहीं तो भाई कलेक्टिवली, जैसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग करें या कलेक्टिव फार्मिंग करें कि एक साथ भाई सबकी जुताई हो जाए, सबके जो फील्ड ऑपरेशन हो रहे हो। अब जैसे ड्रोन आया, तो ड्रोन में अगर किसी के पास 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, तो वो क्या ड्रोन कहाँ उड़ाएगा, कहाँ वो स्प्रे करेगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर वो पूरे गांव में एक तरह की क्रॉप लगी है तो ड्रोन पूरे गांव का एक तरह से ऑपरेशन करे, एक तरह से स्प्रे करे, और उसके बाद फिर मतलब वो किसान लोग जो एरिया है उस एरिया के हिसाब से उसको पेमेंट करते हैं। तो एक कुछ इस तरह के सोल्यूशन है। दूसरे चीजें आ रही कि जो प्रोड्यूस कर रहा है किसान, वो प्रोड्यूस करने के बाद हम उसको ये बोलते हैं कि हमेशा उसमें जो वैल्यू चेन है, देखिए वैल्यू चेन बहुत लंबी होती जाती है, प्राइस बढ़ता जाता है, जबकि उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है।
तो हम ये कहते हैं किसान को कि आप उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके फिर मार्केट करो, जिससे आपको 10%, 15% और एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिले। आप नहीं करते हो तो ले जाके आड़ती अपने यहाँ सफाई कराएगा, ड्राई कराएगा, फिर उसको बेचेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से किसानों को भी अभी और अलर्ट होने की जरूरत रही है। दूसरी बात, हम लोगों ने कई बार मंडीज को भी लिंक किया है। आजकल वर्चुअल मंडी भी का भी प्रोविजन है कंट्री में, कि जहाँ पे किसान एक जगह बैठ के, अगर थोड़ा बड़ा किसान है जिसके पास ज्यादा प्रोड्यूस है, मान लीजिए कोई वेजिटेबल पैदा कर लिया या कोई ग्रेन बना लिया, मिलेट बना लिया, पैडी है, तो उसको जाके दूसरे जिस मंडी में बेटर प्राइस है वहां पे बेच सकता है, या वहां पे ऑनलाइन वहां से डीलिंग कर सकता है। अब इन सब में भी बता रहा हूँ कि सारा फाइनेंस का ही खेल है, यहाँ भी आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो एक तो ये दो चीजें जो बहुत जरूरी है कि वैल्यू एडिशन करे, और तीसरा पॉइंट ये है कि जो टाइम बचता है किसान के पास, सिर्फ फार्मिंग करने से काम नहीं चलेगा। फार्मिंग के साथ साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए किसान का टाइम यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या है? जैसे रस्सी बनाना, जैसे वहां पे दोने बनाना, टोकरियां बनवाना, तो वो बनावे, कलेक्टिवली बनावे, वहां के विमेन फार्मर बनावे और उसको बेच सके, जिससे उनको पैसे आमदनी में बढ़ोतरी हो। तो हिंदुस्तान का सोल्यूशन तो ये है। निश्चित रूप से हम लोग जो यूएस की कंडीशन है, जो फार्म साइजेज है, मुझे नहीं लगता कि 1% भी किसान उस लेवल को नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमारी कंडीशन दूसरी है, हमारी इकोलॉजी दूसरी है और हमारी इकोनॉमी दूसरी है। हमें इस तरह से ही धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए सर, थैंक यू सर, ये तो काफी प्रैक्टिकल इंसाइट हो गया। अब मूव